everyone, I'm CS Soumya Kataria and I'll be starting today the auditing standards for secretarial audit, that is Company Secretarial Auditing Standards CSAS. ये जो है ये एडिशंस हुए हैं रिसेंटली ड्यू डिलिजेंस वाले सब्जेक्ट में, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, वो वाले सब्जेक्ट में। उसमें यूनिट 8 है ऑडिट्स। पहले वो यूनिट 8 जो थी उसको बिल्कुल भाव नहीं मिलता था। भाव इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ऑडिट्स थे जो आगे आने वाले चैप्टर में प्रॉपरली एक्सप्लेन थे, तो यूनिट 8 को प्रॉपरली पढ़ता नहीं था। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने अभी क्या किया, उसी चैप्टर में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द रीजन, बट द पॉइंट इज कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है सेक्रेटरियल ऑडिट के, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन जो ICSI काफी टाइम से करना चाहते थे, बट उन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव expressed the problems that they are facing while learning, while reading, while understanding and interpreting these particular standards, auditing standards. So one by one in 4 different videos, I will be explaining each standard. Okay, done? Chalo. We'll be starting with introduction and in this video we'll be studying auditing standard 1. फिर 2, 3, 4 हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम आते हैं बेसिक पे, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 183 आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे पढ़ने वाले हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्रेटरियल ऑडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी कंपनीज के लिए डाला है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है, जो CA करता है, वो दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी अदर कंपनी, लेकिन सेक्रेटरियल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए है कि बड़ी कंपनीज अगर नॉन कंप्लायंस किया तो फिर पब्लिक के पैसे की 12 बज जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम पहले ऑडिट कराओ। ऑडिट कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, PCS, मतलब हर वो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट कर पाएगा जिसके पास है COP, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है इसका एक फॉर्मेट होता है, दैट इज MR3। तो ये अपने मन से आप एक फॉर्मेट नहीं बना सकते हो। MR3 फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, आपको उसी में पूरी डिटेल्स आपके रिपोर्ट की डालनी होती है। सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर। अब ये ऑडिट किस पर एप्लीकेबल है, पहले जो था वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो एडिशन हुआ वो पढ़ेंगे। तो ये जो ऑडिट है वो एप्लीकेबल है सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज पर। किस पर एप्लीकेबल है? सारी लिस्टेड कंपनीज पर। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है कि जो कंपनीज SME एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हर वो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा है? 50 करोड़ से ज्यादा। तो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है उस पर भी ये एप्लीकेबल है। उसके बाद हर वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है वो क्या हो जाएगी? वो भी सेक्रेटरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगी। सो नाउ द पॉइंट इज कि क्या सारे लिस्टेड पर एप्लीकेबल है? यस, एक्सेप्शन मैं बता चुकी हूँ। क्या सारी पब्लिक कंपनीज को करना है? नहीं, सिर्फ वो पब्लिक कंपनीज को करना है, भले ही वो अनलिस्टेड है, लेकिन अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा तो भी उन पर एप्लीकेबल है। लेकिन रिसेंटली फरवरी में 2020 में अमेंडमेंट आया जो बहुत क्लियर है, एंड दैट इज कि हर कंपनी, ऑल द कंपनीज, ध्यान से सुनना, जिसकी एग्रीगेट बोरोइंग इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, वो सब मिलाकर अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो उन पर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। मतलब क्या इसमें प्राइवेट कंपनी इंक्लूड हो गई? यस। क्या अनलिस्टेड पब्लिक इंक्लूड हो गई? यस। क्या लिस्टेड इंक्लूड हो गई? यस। सो सारी कंपनीज जिसकी एग्रीगेट बोरोइंग इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उस पर सेक्रेटरियल ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या आपको ये अमेंडमेंट क्या आप लोगों को जून 20 के लिए एप्लीकेबल है? 100%। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट होता है ये PCS करता है, हम पढ़ चुके हैं, बट उसको करना क्या होता है? सो बेसिकली सेक्रेटरियल ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द फ्रॉड इन द कंपनीज व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एज ऑडिटर। तो एज एन ऑडिटर जितनी भी कंपनी में नॉन कंप्लायंसेस हैं, जितने भी फ्रॉड हैं, जितने भी वायलेशंस हैं, वो सब उसको डिटेक्ट करना है और उस रिपोर्ट में
लिखना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो डिटेक्ट करके रिपोर्ट करना है। अब ये जो रिपोर्ट है वो किसके पास जाएगी, तो ये रिपोर्ट जो है वो किसके पास जाएगी, शेयर होल्डर्स के पास। तो शेयर होल्डर्स को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कितनी कंप्लायंट है या कितनी नॉन कंप्लायंट है, ठीक है। ICSI has taken initiatives in the area of auditing, and to strengthen the auditing acumen and detection abilities of PCS, it was decided to develop certain techniques फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट। भाई हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स तो सुना ही है, लेकिन सेक्रेटरियल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स नहीं थे, इसीलिए ICSI ने इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम इसका एक स्टैंडर्ड बनाए कि भाई कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करो, कुछ बेसिक्स फॉलो करो ऑडिट करते टाइम, जिसके कारण ऑडिट और बेहतर हो सकता है। जो कंपनीज ऑडिट करवाने के बावजूद फ्रॉड कर पा रही है वो नहीं करेंगी फिर, ठीक है। So observance will lead to good governance, compliance। अब गवर्नेंस तो क्या है, गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, ICSI का क्या है, विजन मिशन है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर सेक्रेटरियल ऑडिटर क्या फॉलो करेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, गवर्नेंस। सो दिस वाज द एंटायर पर्पस ऑफ इनिशिएटिंग और कमिंग अप विद व्हाट, सेक्रेटरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। डन है। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्टैंडर्ड्स आए हैं। 4 टोटल ICSI में 4 टोटल स्टैंडर्ड्स अप्रूव हुए हैं। पहले मैं आपको अंदर की बात बता दूं, इससे भी कई ज्यादा स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या किए गए थे, सजेस्ट किए गए थे। पूरे काउंसिल मेंबर्स ने अलग अलग स्टैंडर्ड सजेस्ट किए थे, बट ये फाइनल 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्रूव किए गए हैं, तो इसलिए हमें भी यही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है, हम अभी इंट्रोडक्शन भी सिर्फ इसी स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है lays down the auditor's role with respect to audit engagement। अब जिन लोगों ने ऑडिट एंगेजमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है उनको समझ में आता है, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है गाइस? सो बेसिकली जो भी कंपनी होती है, ऑडिटर को अपॉइंट करने के टाइम पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर देती है, उनके साथ डिस्कशंस करती है कि आपका ऑडिट का टाइम पीरियड क्या होगा, आपको ऑडिट के लिए आप हमारे ऑफिस स्पेस में करोगे, आप किस ऑफिस स्पेस में करोगे, हम आपको क्या क्या चीजें करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, मतलब हम आप पे क्या क्या लिमिटेशंस लगाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब कवर होती है एंगेजमेंट में। मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस कि ये वाला स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले आप लोग ऑडिट एंगेजमेंट वाला चैप्टर पढ़कर आओ, तो आपको ये स्टैंडर्ड बहुत आसान लगेगा। रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है इसमें ऑडिट एंगेजमेंट की बहुत ही छोटी छोटी चीजें दी हुई है, सब कुछ एक प्रॉपरली इन डिटेल कवर नहीं किया है। ओके, तो आप लोग अगर पहले ये पढ़ लोगे तो आपको डाउट्स आएंगे कि ये एंगेजमेंट एग्जैक्टली है क्या, मैम किसकी बात कर रही है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले वो चैप्टर इन डिटेल पढ़कर आओ, तो आपको स्टैंडर्ड तो बहुत ही फुद्दू लगेगा, ठीक है। चलो, सो बेसिकली ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, एक टाइप का अग्रीमेंट, एक टाइप का लेटर होता है जिसके थ्रू दोनों पार्टीज, दैट इज द कंपनी जो ऑडिटी है, कंपनी जिसका ऑडिट होता है उसको हम ऑडिटी बोलते हैं, और ऑडिटर वो उसको साइन करते हैं, और अल्टीमेटली जो ऑडिटर है उसके बेसिस पे वो क्या स्टार्ट कर सकता है, ऑडिट। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है जिसके लिए स्टैंडर्ड्स ICSI ने दिए और वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो हम सीधे CSAS 1 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट एंगेजमेंट पे आएंगे। सबसे पहला ये जो स्टैंडर्ड है ये किस पर एप्लीकेबल है, ऑडिटर पर एप्लीकेबल है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी। अंडरटेकिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, ये जो है ये उन ऑडिटर्स पर एप्लीकेबल है जो अभी ऑडिट कर रहे हैं उन पर नहीं, जो ऑडिट करने वाले उन पर नहीं, जो अभी ऑडिट एंगेजमेंट में जा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं कोई नए क्लाइंट के पास जा रही हूं, हमने थोड़े डिस्कशंस किए और मैं फाइनली एक अग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, एक लेटर साइन कर रही हूँ कि हाँ सर मैं आपका क्या करने वाली हूँ, ऑडिट करने वाली हूँ, तो वो अग्रीमेंट से रिलेटेड, वो एंगेजमेंट से लेटर ये पूरा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इफेक्टिव डेट, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत माइनर पॉइंट है इसमें, ध्यान से सुनना। The standard is effective and recommendatory for audit engagements by the auditor on or after 1st July 2019 and mandatory for audit engagements accepted on or after 1st April 2020, जो आज हो चुका है।
ठीक है, तो 1 जुलाई 2019 के बाद जो ऑडिट एंगेजमेंट्स आए थे उनके लिए रिकमेंडेटरी था, और अभी जो ऑडिट एंगेजमेंट है 1 अप्रैल 2020 के बाद जो एंगेजमेंट्स हुए उन पर ये मैंडेटरी है फॉलो करना। तो अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर आप एंगेजमेंट ले रहे हो, ऑडिट एंगेजमेंट एज एन ऑडिटर, तो फिर आपको ये CSAS 1 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, टू प्रिस्क्राइब द ऑडिटर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स to be followed while accepting the engagement by agreeing the terms of agreement with the appointing authority or any changes। अब ये appointing authority क्या है, ये सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल भाषा क्या है भाई, कि जब एंगेजमेंट करेंगे तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करना है। जब अग्रीमेंट पे साइन करेगा ऑडिटर कि हाँ मैं आपका ऑडिट करने वाला हूं, उस अग्रीमेंट पे साइन करेगा, तो उसको ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। अब बाकी पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जिससे कि हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कौन, जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड करता है। बोर्ड करता है कि नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है कि नहीं, ठीक है, लेकिन बोर्ड तो रेजोल्यूशन पास करता है। ऑडिट कमिटी जनरली बहुत सारी डीलिंग करती है, या कंपनी का CS बहुत सारी डीलिंग करता है, बहुत सारे कम्युनिकेशंस ऑडिटर के साथ करता है। तो जो भी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी वो क्या हो जाएगी इसमें, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या है, वो लेटर, वो अग्रीमेंट जिसमें उसके अपॉइंटमेंट की, रेम्यूनरेशन की, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट की बातें होंगी, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस लगेगी ऑडिटर पर, वो बातें होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो किसमें होगी, एंगेजमेंट में। ऑडिटी मतलब कौन, वो कंपनी जिसका ऑडिट होने वाला है। ऑडिटर मतलब कौन, जो अंडर LLP एक्ट और एंड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एज सेक्रेटरी ऑडिटर रिकॉग्नाइज किया गया है। मैनेजमेंट मतलब कौन, नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट के टाइम पर जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, मैनेजमेंट मतलब कौन, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, KMP, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल जो होते हैं, CEO, CFO, तो ये जो होते हैं ये सब मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर्सन्स हु हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस ऑफ ऑडिटी। तो इसमें अगर ऑडिट कमिटी भी है, वो भी किस में आ जाएगी, मैनेजमेंट में आ जाएगी। क्योंकि ऑडिटर जो है, ऑडिटर किससे बात करता है, कंपनी के या तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी से, या कंपनी के CS से, या कंपनी के मैनेजमेंट से। तो जो भी पर्सन के पास इस चीज की ऑथोरिटी है, वो पर्सन जो है वो किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट को अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ऑडिट होता है तब मैनेजमेंट को देना पड़ता है एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसको हम बोलते हैं MRL। क्या बोलते हैं गाइस, MRL। तो ये जो MRL होता है, इसमें मैनेजमेंट बताता है कि हम आपको किस किस तरह से सहायता करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू असिस्ट यू वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, वाइल यू विल कंडक्ट ऑडिट। सेकेंडली वो बताता है कि हम आप पर क्या क्या लिमिटेशंस लगाएंगे। तीसरा वो उसमें डिक्लेरेशन देता है कि क्या क्या कंप्लायंसेस हम कर चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में आती है। बट कंपनी टू कंपनी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसीलिए हमें इसमें मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी था। उसके बाद प्रेडिसेसर और प्रीवियस ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर कौन है, जो इसके पहले ऑडिट कर रहा था। पर हमें क्या मतलब उससे, auditor who has conducted the most recent audit assignment of the auditee and submitted report therein prior to the incumbent auditor or was engaged but did not complete। Now this is very important। Imagine करो मैं ऑडिटर हूं, मेरे पहले कोई ऑडिटर था जिसने ऑडिट असाइनमेंट लिया था सेक्रेटरी ऑडिट का, बट वो किसी रीजन से कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिर वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रेडिसेसर या इनकम्बेंट ऑडिटर। आ रहा है समझ में, मतलब इसका मतलब क्या, मेरे पहले अगर कोई ऑडिटर था और उसने अगर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, या फिर उसका ऑडिट कंप्लीट हो चुका था, उसने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, तो फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो पिछले साल का था। लेकिन इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई और ऑडिटर अपॉइंट हुआ और वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो फिर मुझे उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। किस चीज का इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है? कि मैं अब तुम्हारी जगह आ चुकी हूं, इस तरह का एक रिटन इंटीमेशन देना है। अब ये याद रखना, रिटन इंटीमेशन देना है, कंसेंट नहीं मांगनी कि मैं कर लूं ना ऑडिट असाइनमेंट। भाई वो जा चुका है तो अब आपको उसकी कंसेंट नहीं मांगनी, बस एक बार उसको रिटन फॉर्म में इन्फॉर्म करना है कि भाई अब तुम्हारी जगह मैं आ चुका हूं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भाई उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो गया हो सकता है कि नहीं, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना है, उसकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो गई हो, तो ऐसे सब केसेस में ऑडिटर बीच में काम छोड़ देते हैं। तो फिर अगर कोई नया बंदा आता है तो एंगेजमेंट के टाइम पर उसको क्या देना पड़ेगा? एक रिटन इंटीमेशन कि तुम्हारी जगह मैं आ चुका हूं। क्लियर है? अब हमने बेसिक्स पढ़ लिया है। अब हम लोग सबसे पहली चीज पे आते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ CSAS 1 इज व्हाट? ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस में सबसे पहला होगा अपॉइंटमेंट। क्या होगा गाइस? अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट में भी हमें कुछ सब पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप है हमारी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में हमें क्या क्या करना है? अपॉइंटमेंट जो होगा वो एज पर लॉ किया जाएगा, मतलब अपॉइंटिंग ऑथोरिटी ही करेगी। कौन करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। मतलब बोर्ड के पास पावर है तो बोर्ड करेगा, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। ऐसे नहीं एक डायरेक्टर ने डिसाइड किया चलो इसको हम, ये मेरा भाई, ये मेरे चाचा का भतीजा है तो उसको हम लेके आएंगे। आ रहा है समझ में? पूरा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद ऑडिटर जो है वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा अपॉइंटिंग ऑथोरिटी को कि वो एलिजिबल है अपॉइंट होने के, मतलब उसके पास COP है ना। उसके बाद वो नंबर ऑफ ऑडिट्स की जो लिमिटेशन होती है वो उससे ज्यादा ऑडिट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये जो सारी जो चीजें हैं वो आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी? एज ए सर्टिफिकेट ऑडिटर को देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑडिटर जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लेगा किससे? ऑडिटी से, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी से, अलोंग विद द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इफ एनी पास्ड बाय द ऑथोरिटी एंड शैल प्रोवाइड एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। ठीक है, तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी से वो एंगेजमेंट लेटर लेगा और रेजोल्यूशन लेगा क्या कि जो सो एंड सो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो चुका है। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है? वो ये चेक करना है कि भाई उसका अपॉइंटमेंट जो है वो विद एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस हुआ है नहीं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हुआ है नहीं। उसके बाद उससे सर्टिफिकेट देना है कि वो एलिजिबल है। उसके बाद उसे अपॉइंटिंग ऑथोरिटी से खुद क्या लेना है? एंगेजमेंट लेटर लेना है, किस बेसिस पे वो क्या करने वाला है? ऑडिट करने वाला है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद सेकेंड जो स्टेप होगी वो होगी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या अभी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है हम वो देखते हैं। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर शैल इंक्लूड व्हाट ऑल थिंग्स? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव स्कोप हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। देखो यार, सेक्रेटरियल ऑडिट का वैसे तो ऑब्जेक्टिव स्कोप क्लियर है कि भाई आपको फ्रॉड को डिटेक्ट करना है और रिपोर्ट करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। आप कंपनीज एक्ट देखने वाले हो, आप सारे लॉज एप्लीकेबल देखने वाले हो, तो यू हैव टू इंक्लूड द स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्या क्या एरियाज कवर करने वाले हो। आ रहा है समझ में? कभी कभी सेक्रेटरियल ऑडिट की में क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी दोनों का ऑडिट क्यूमुलेटिवली होता है। सो यू हैव टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ योर ऑडिट क्लियरली इन द लेटर। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिटी, दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिट टाइम पर कंप्लीट करके देना, ऑडिटी को ज्यादा परेशान ना करना। ऑडिटी का काम क्या है? ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देना, ऑडिटर को परेशान ना करना। ये मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोला है दो, ठीक है। ये सब मत लिख के आना, परेशान नहीं करना, ये सब मत लिख के आना। बट लेमन टर्म्स में यही बोल सकते हैं कि भाई दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट अच्छे से, प्यारे तरीके से, प्रॉपरली आपको किसमें लिखना है? बोलो, एंगेजमेंट लेटर में। उसके बाद आएगा MRL, मैंने क्या बताया? रिटन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेडिसेसर और प्रीवियस ऑडिटर। तो MRL कौन देगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बताएगा कि हम आपकी किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, कैसे कैसे असिस्ट करेंगे, हम आप पर क्या क्या लिमिटेशंस लगा रहे हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ रोक टोक रहे हैं। अगर इसके पहले इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ था तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी? रिप्रेजेंटेशन लेटर में आएगी। तो ये सब जो है MRL वो भी किसका पार्ट बनेगा? एंगेजमेंट का।
क्लियर है सबको बहुत अच्छे से। उसके बाद द पीरियड विद इन विच ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड, क्लियरली पीरियोडिसिटी आएगी कि कितने पीरियड में ऑडिट स्टार्ट होकर कंप्लीट होगा और रिपोर्ट कब तक सबमिट की जाएगी। ऐसे नहीं ऑडिटर को पूरा टाइम दिया जा रहा है, बेटा जा जब तक करना है तब तक, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू गिव हिम अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट विद इन हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी वीक्स यू आर गोइंग टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू अस। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगी पैसा, मनी, रोकड़ा। क्या आएगा इसमें? ऑडिट फीस। ठीक है, कि फीस क्या होगी और रीइंबर्समेंट कितना दिया जाएगा, सारे एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट दिया जाएगा, क्या क्या एक्सपेंसेस कवर नहीं किए जाएंगे वो सब इसमें होगा। भाई सोचो अगर ऑडिटर को ऑडिटी के फैक्ट्री जाना पड़ रहा है ऑडिट के टाइम पर, तो ऑब्वियसली ऑडिटर क्या मांगेगा? ऑडिटर मांगेगा कि मैं कैब से गया, मुझे खर्चा दो, मैंने वहां जाकर पिज्जा खाया, मुझे खर्चा दो। और ये रियलिटी बता रही हूँ, दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो एवरी अदर एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड बाय द ऑडिटर while conducting the audit is reimbursed by the auditing company। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि आपको वो इसमें लिखना रहेगा। उसके बाद अगर ऑडिटर पर कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे कि भाई हम आपको फैक्ट्री जाने नहीं दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन हो गया, हम आपको ऐसे एरियाज में जाने नहीं दे सकते हैं जहां पर अनऑथराइज एक्सेस है, हम आपको एम्प्लॉय से डायरेक्टली बात नहीं करने दे सकते हैं, राइट। सो देयर कैन बी वेरियस रेस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द ऑडिटी, by the appointing authority, by the management of the company. So all of that has to be included in the engagement। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या बात होती है, ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? तो भाई ऑडिटर को अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो मत करो एंगेजमेंट लेटर को साइन। आ रहा है समझ में? अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस है कि मैं तो ऑडिट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो फ्रॉड डिटेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो मत करो साइन। आ रहा है समझ में? ये सारी चीजें किसमें आएंगी गाइस? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, जो एमआरएल होगा उसमें सारे लॉज को रेफर किया जाएगा कि कंपनी पर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, और एंगेजमेंट लेटर में भी वो इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने प्रोसेस में एंगेजमेंट देख लिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लिया, और उसके बाद हमने क्या देख लिया? एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कवर होता है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है? तीसरी चीज आपको करनी है इंटीमेट टू द प्रीवियस ऑडिटर, जो मैं आपको इजीली अच्छे से पहले बता चुकी हूँ। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे कवर होता है दैट इज व्हाट? ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस। दूसरा पॉइंट जो इसमें कवर होता है दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो ऑडिटर के ऊपर, सेक्रेटरी ऑडिटर के ऊपर भी लिमिटेशंस हैं कि वो कितने ऑडिट एक साथ कर सकता है। ओके, एक इंडिविजुअल जो है वो टोटल 10 ऑडिट ही कर सकता है। ओके, एक टाइम पर 10 एंगेजमेंट्स ही ले सकता है। सो ऐसे केस में एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी ऑडिटर ने अगर 10 से ज्यादा एंगेजमेंट साइन कर दी तो वो वायलेट क्या करेगा? CSAS1। तो ये किस चीज में कवर्ड है? CSAS1 में, कि आपको जितनी अलाउड है, जितनी लिमिट अलाउड है उससे ज्यादा ऑडिट एंगेजमेंट को साइन नहीं करना है एक टाइम पर। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरी चीज जो कवर की गई है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऑडिटर का ऑडिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो ऑडिट एंगेजमेंट साइन नहीं करेगा। ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अगर उसने उस कंपनी का, उस ऑडिटर ने उस ऑडिटी का ऑडिट किया तो कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में वो ऑडिट एंगेजमेंट साइन नहीं करेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3। सबसे पहला ओनरशिप, दूसरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और तीसरा पास्ट एम्प्लॉयमेंट। उल्टा चलते हैं हम। सबसे पहले अगर ऑडिटर खुद पहले उस कंपनी में एम्प्लॉय था, फॉर एग्जाम्पल मैं 2019 में टिल द मंथ ऑफ मार्च, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, खोजने मत लग जाना। 2019 में टिल द मंथ ऑफ मार्च मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय थी, एज अ CS में उस कंपनी में काम कर रही थी। मैंने सोचा मजा नहीं आ रहा यार, पैसे ज्यादा कमाने हैं, ये है वो है, और फॉर वेरियस रीजंस मैंने COP ले लिया।
मैंने रिजाइन कर दिया कंपनी में और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया और मैं क्या बन गई, प्रैक्टिसिंग सीएस। अब अभी एज ऑन टुडे, ठीक है, दैट इज 8 मई को 2020 को मैं उसी कंपनी को ऑडिट करने जा रही हूं। क्या मैं कर सकती हूं? नहीं। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट इज, द पॉइंट इज कि अगर कोई ऑडिटर उसी कंपनी का एम्प्लॉय था और उसको रिजाइन के 2 साल नहीं बीत चुके हैं, मतलब 2 साल अभी तक लैप्स नहीं हुए, तो फिर जब तक 2 साल लैप्स नहीं होते तब तक उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने 2019 मार्च में रिजाइन किया है तो 2021 मार्च तक मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 2021 मार्च के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस कंपनी को ऑडिट कर सकती हूँ। आ गया समझ में? ये पॉइंट एकदम क्लियर है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर कोई ऑडिटर इज इनडेटेड टू द ऑडिटी, अगर ऑडिटर को ऑडिटर इज इनडेटेड टू द ऑडिटी, मतलब ऑडिटी हो गया यहाँ पर क्रेडिटर और ऑडिटर हो गया यहाँ पर डेटर, 5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट से वो इनडेटेड है, कौन? ऑडिटर। तो ऐसे केस में वो ऑडिट नहीं करेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। सेम इज द केस विद ऑडिटी। अगर ऑडिटी अदर देन ऑडिट अमाउंट 5 लाख से ज्यादा ऑडिटर को ओन करती है तो भी वो ऑडिट नहीं लिया जाएगा। आ गया समझ में? तो अमाउंट कितना है? 5 लाख से ज्यादा अगर ऑडिटर ऑडिटी को वो करता है तो भी नहीं होगा। अगर ऑडिटी ऑडिटर को वो करती है अदर देन द ऑडिट अमाउंट, अदर देन द ऑडिट फीस, तो भी वो क्या माना जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है सबको? उसके बाद ओनरशिप। अब ये ध्यान से सुनना, ये ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर या उसके माँ बाप, ठीक है, मम्मी पापा या उसके बच्चे या उसकी स्पाउस, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन जो ऑडिटर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो ऑडिटर सिंगली या फिर जॉइंटली विद दीज मेनी पीपल, अगर इन लोगों के साथ एक कंपनी में शेयर होल्ड करता है जिनकी वैल्यू किससे ज्यादा है? 50,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा है? 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 50,000 या 2% ऑफ शेयर कैपिटल, या अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 2% ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, तो अगर वो 2% ऑफ शेयर कैपिटल या 2% ऑफ वोटिंग पावर या 50,000 विच एवर इज लेस, इतना होल्ड करता है। कैसे होल्ड करेगा? या तो वो खुद होल्ड कर रहा है या फिर लोगों के साथ, जिन लोगों का मैंने अभी बताया उनके साथ मिलकर होल्ड करता है, तो क्या हो जाएगा गाइस? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने एंगेजमेंट प्रोसेस पढ़ ली, उसके बाद हमने ऑडिट लिमिटेशन पढ़ ली कि भाई जितने ऑडिट, नंबर ऑफ ऑडिट अलाउड है उतना ही करना है। उसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया। उसके बाद चौथा है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिटर एंगेजमेंट के टाइम पर उसको ध्यान रखना पड़ेगा दैट ही शैल नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन during the course of audit without proper or specific authority unless there is a legal obligation to disclose। मतलब क्या कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ लग रही है, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना है। या तो कंपनी से पूछ ले कि मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या? कंपनी ने बोला हाँ हाँ जा कर ले, तो कर लिया। या तो कंपनी ने खुद आगे बढ़कर बोला डिस्क्लोज कर दो, या फिर कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखी थी, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी
या पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है. सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा यू हैव नो राइट टू डिस्क्लोज इट. अब एक केस बताती हूँ. सोचो मैं कंपनी के अंदर गई, कंपनी की प्रेमाइसिस में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आसपास काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है. मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिली, मैंने बोला कि भाई मैं आपकी कंपनी को ऑडिट करना चाहती हूँ. उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद मैंने बोला मुझे लेकिन आपकी कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी टू इंश्योर कि मैं सही कंपनी को ऑडिट कर रही हूँ नहीं. उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे दी. उसके बाद उन्होंने मुझ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो मुझे नहीं जमा. तो मैंने बोला नहीं मैं आपकी कंपनी को ऑडिट नहीं कर रही हूँ, मैंने एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं किया. लेकिन एंगेजमेंट लेटर साइन तो नहीं किया, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है. तो अगर आप चाहे एंगेजमेंट लेटर साइन करो और आगे जाकर ऑडिट करो या ना करो, अगर बिफोर साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगती है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट टू एनी अदर पर्सन. क्लियर है सबको अच्छे से? ऑडिट के अलावा वो कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा, और सारे रीजनेबल स्टेप्स ऑडिटर इंश्योर करेगा कि वो खुद उसकी तरफ से भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ना ही उसका स्टाफ लीक करे. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो ऑडिटर है वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो सब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसका स्टाफ है नया नया आया है, बड़ी बड़ी कंपनीज की इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, तो वो फिर क्या कर देते हैं, लीक कर देते हैं. सो ही हैव टू मेक श्योर दैट nobody even an staff discloses any information. उसके बाद लास्ट जो है वो है क्या, चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. देखो अगर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस, मतलब एक एंगेजमेंट लेटर हुआ, वो साइन हो गया, उसके बाद ऑडिटी आकर उसमें चेंजेस सजेस्ट करता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम स्कोप चेंज कर दें, लिमिटेशन बढ़ा दे, टाइम पीरियड कम कर दे या बढ़ा दे, तो अनलेस ऑडिटर अग्री ना करे आपको चेंजेस नहीं करने हैं. ठीक है, मतलब ऑडिटर को अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये चेंजेस जरूरी है तो ही वो अग्री करे, वरना वो ना करे. ठीक है. उसके बाद इफ बिफोर द कंप्लीशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड बाय द अथॉरिटी टू चेंज द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट रिजल्टिंग इन लोअर लेवल, ऑडिटर शैल कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कैरिंग आउट द सेम. ध्यान से सुनना, साइन करने के पहले अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या ऑडिटी आपको कुछ चीजें अवॉइड करने को बोल रही है, इग्नोर करने को बोल रही है, अरे जाने दो ना, जिससे आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद फ्रॉड हो सकता है, शायद यहां पर नॉन कंप्लायंस हो सकता है, यहां पर वायलेशन हो सकता है, तो आप सोच समझ कर ही लेटर साइन कीजिए. क्लियर है सबको? If the terms are changed, the auditor shall agree on the new terms by way of revised agreement. मतलब पुराना अग्रीमेंट था उसको साइन किया, बाद में मुंह बोली वर्बल फॉर्म में आप अग्री नहीं करोगे. आ रहा है समझ में? यू विल हैव टू मेक श्योर कि अगर पहले एक अग्रीमेंट हुआ है और अब उसके बाद मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको रिवाइज्ड अग्रीमेंट या सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट उसमें बनाना है. क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से पक्का. तो ये जो है ये 5 पॉइंट्स है किसमें, ऑडिट एंगेजमेंट, दैट इज CSAS1. ओके, क्विक रीडिंग कर लो फटाफट से. अगर आप लोगों ने ये वीडियो के साथ साथ ही इसको याद कर लिया तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और फिर आपको कुछ भी याद करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको 2-3 बार रीड कर लो जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद. और जो CSAS2, 3 and 4 जो है वो कमिंग वीडियोज में आपको मिलेंगे. ओके, हैव फन स्टडी.